हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक कवर किया था लर्निंग एंड डेवलपमेंट। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जो आपको याद होगा कि हमने कुछ साइकोलॉजिस्ट पढ़े थे जिनकी थ्योरीज हमने अलग अलग पढ़ी थी, जिन्होंने अपना अपना डेवलपमेंट के ऊपर जो काम किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग थ्योरीज दी हैं और डेवलपमेंट को लर्निंग के साथ रिलेट कैसे किया हुआ है वो डिस्कशन जो हुई थी हमारी लास्ट वीडियो में, उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। आपको क्वेश्चंस पढ़ के लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही डायरेक्ट पूछे हैं, पर कुछ बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट और ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप वो क्वेश्चंस कर पाओगे। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे पेपर्स में आए भी हुए हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस किस किस तरह के हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। यहाँ पे अब ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आता है कि डेवलपमेंट और लर्निंग के रिलेशनशिप को इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली डिनोट कर रही है। तो पहली स्टेटमेंट है, अब इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा रटी रटाई चीज़ नहीं पूछी गई है, आपको समझना है हर स्टेटमेंट को और आपको उसको फिर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है आपका। तो लर्निंग टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के उस ऊपर कोई उनका लेना देना नहीं है एक दूसरे से। लर्निंग बिना डेवलपमेंट के ही हो सकती है, मतलब लर्निंग से डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है। दूसरी स्टेटमेंट है, रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट। कि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंट से बहुत जल्दी होती है, लर्निंग का रेट बहुत फास्ट होता है डेवलपमेंट से, लर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है और एक्सीड करती है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटरडिपेंडेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि डेवलपमेंट और लर्निंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और चौथी स्टेटमेंट है, डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच का क्या रिलेशन होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट में से आपको जो स्टेटमेंट करेक्ट लगेगी बिल्कुल वो होगी स्टेटमेंट सी। क्यों होगी? क्योंकि इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। पहली वाली स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है, लर्निंग टेक प्लेस इररिस्पेक्टिव, मतलब वो कह रहा है कि लर्निंग और डेवलपमेंट में लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट पे डिपेंड नहीं करती, लर्निंग तो हो ही जाती है चाहे डेवलपमेंट हो या ना हो, तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि लर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है डेवलपमेंट से, लर्निंग का रेट बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट से, अगेन ये भी गलत है। हमने देखा है लास्ट टाइम थ्योरीज में कि लर्निंग और डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ साथ ही चलता है। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, लर्निंग से डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और चौथी स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल ही बोल दिया कि दोनों ही नहीं है इंटर रिलेटेड, दोनों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इन चारों स्टेटमेंट्स को हमने पढ़ा और हमें क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था इसलिए हमें समझ में आ गया कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और आंसर क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज अ टीचर who firmly believes in the social constructivist theory of लेव वाइगोट्स्की। तो ऐसी टीचर जो बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करती है कि जो वाइगोट्स्की की थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, उसको बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, उस टीचर का विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट। अगर आप वो टीचर हो जो लेव वाइगोट्स्की की थ्योरी को फॉर्मली मानते हो कि जो वाइगोट्स्की ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है, तो एज अ टीचर आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे बच्चों की असेसमेंट के लिए, अपने स्टूडेंट्स को असेस करने के लिए। ये बिल्कुल सीडीपी का क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वाइगोट्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी क्या है
और जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वाइगॉट्स्की ये कहते हैं कि बच्चों को सोशल इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ये कहती है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन से, दूसरों की सपोर्ट से, जैसे हमने MKO की बात करी थी वहाँ पे मोर नॉलेजेबल अदर, किसी की सपोर्ट से, जो अदर्स होते हैं उनकी सपोर्ट से, उनके साथ इंटरेक्शन करने से लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो वो जो थ्योरी है उसको बोलते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, कि अपनी जो लर्निंग है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन सोशल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस चीज़ को मानते हुए आप अपने बच्चों की असेसमेंट करते हो तो आप कौन सा मेथड लोगे? पहला मेथड है कोलैबोरेटिव मेथड। कोलैबोरेशन क्या होता है? किसी के साथ मिलजुल के काम करना, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होता है। दूसरा है फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन। फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन का मतलब आपने उन्हें कुछ क्वेश्चन आंसर दे दिया और आपने बोला इसको याद करो, और बाद में आप उसे पूछ रहे हो तो वो रिकॉल कर रहा है उसको, ठीक है। तीसरा है स्टैंडर्डाइज टेस्ट होंगे, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो आप हर बच्चे से लोगे, जैसे क्लास में क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। और चौथा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप, जिसमें आप उनको पहले से ही 4 चॉइसेस दोगे जैसे यहाँ पे है, और उससे पूछोगे कौन सी चॉइस ठीक है। तो अगर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी पे ध्यान दें, जहाँ पे सोशल इंटरेक्शन और सपोर्ट फ्रॉम मोर नॉलेजेबल अदर, कि दूसरे के साथ मिलके उससे कॉन्ट्रैक्ट करके बातचीत करके कोई चीज़ करते हैं तो हमें लर्निंग बेटर होती है, वाइगॉट्स्की कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो आप इन चारों में से जो मेथड चूज़ करना चाहोगे वो होगा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि कोलैबोरेशन का मतलब ही क्या है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में, या फिर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेशन में एक दूसरे के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं जिससे उनको लर्निंग हो रही है। ये तो बिल्कुल ही मेमोराइजेशन की बात है, रिकॉल करना मतलब आपको याद करना है, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, हम मेमोराइजेशन नहीं कराएंगे। टेस्ट भी लेना ठीक है, लेकिन टेस्ट तो तब लिया जाएगा ना जब लर्निंग होगी, तो पहले लर्निंग तो हो तभी तो टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस टाइप क्यों नहीं? क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप में ना आप उसकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। क्रिएटिविटी ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि पहले से ही आपने 4 चीज़ें उसी में से चूज़ करना है, कुछ नया नहीं सीखने देना है, तो उसमें लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है लर्निंग। तो उससे बेटर है कि वाइगॉट्स्की बोलते हैं कि जैसे उनको सीखने दो, लेकिन थोड़ा सा उनको सपोर्ट की, और स्कैफोल्डिंग वर्ड उन्होंने जो यूज़ किया था, सपोर्ट की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो जो कोलैबोरेशन के साथ हो सकती है। और यहाँ पे इस वर्ड के साथ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के साथ हमें रिलेट करना है, इसलिए सबसे बेस्ट आंसर आपका जो बनेगा वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वाइल व्यूइंग चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। तो कौन से थ्योरिस्ट हैं इनमें से जिन्होंने कहा था कि बच्चे एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज है, मतलब वो नॉलेज को खुद ही सीख करते हैं, ढूंढते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए वो एक एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज है। और ये चीज़ जो है सोशल और कल्चरल कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग का इन्फ्लुएंस होता है, तो इस चीज़ के ऊपर, उनका नॉलेज के ऊपर, उनके सोसाइटी, उनके सोशल और कल्चरल कंटेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो ये किसने कहा था? तो पहला है जॉन वॉटसन, दूसरा है वाइगॉट्स्की, तीसरा है जॉन पियाजे, और लास्ट में कोलबर्ग। तो अगेन यहाँ पे जो चीज़ आपको हिंट दे रही है आंसर का, वो ये वाला वर्ड है सोशल। सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट जो है, तो सोशल जो जिसने फोकस किया था बार बार के सोशल होना ज़रूरी है, सोशल होना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, बात करने से बच्चा सीखता है, किसी से बात करता है, पूछता है जब वो किसी से, और कोई उसको गाइड करता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें किसने कही थी? वाइगॉट्स्की ने कही थी। तो यहाँ पे ये वाला आंसर ठीक है।
पियाजे क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज पियाजे ने ये नहीं कहा था कि उसको बात करना है, पियाजे ने खाली कहा था कि उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो ग्रो हो सके, एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट चाहिए, वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सोशल अगर वर्ड आता है तो आपने सीधा सीधा वाइगॉट्स्की को ही आंसर में टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, अगेन ये आप एग्जाम में देख रहे हो कि वाइगॉट्स्की के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग चारों में से कौन सा ठीक है। पहला स्टेटमेंट है सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सारे स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ के लगेगा कि चारों ही कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये भी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी भी ठीक लग रही है, तीसरी भी ठीक लग रही है, बट हमें यहाँ पे बहुत माइन्यूटली ध्यान देना है कि आंसर कौन सा सही है। तो पहली लाइन ये कह रही है कि सोशल फैक्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करते। मतलब लैंग्वेज तो बच्चा सीख जाता है लेकिन जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ होती है या रीजनिंग एबिलिटीज़ होती है, वो चीज़ नहीं, उसमें हेल्प नहीं करते हैं सोशल फैक्टर। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट की, जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी लैंग्वेज अपने आप उसमें डेवलप हो जाएगी। तो पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए फिर लैंग्वेज डेवलप होगी, यानी कि पहले बच्चे का ब्रेन डेवलप होना चाहिए, धीरे धीरे जब वो कॉग्निटिवली डेवलप हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें आ जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ जाएंगे, तब वो लैंग्वेज डेवलप कर पाएगा। सुनने में आपको लग रहा होगा कि स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देन लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंटरडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, सॉरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो अलग अलग होते हैं। लैंग्वेज की डेवलपमेंट अलग होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग होती है, कोई रिलेशन नहीं है। चौथा, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे उल्टा हो गया, जैसे यहाँ लिखा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वजह से लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, यहाँ लिखा है लैंग्वेज डेवलपमेंट की वजह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये भी तो ठीक है क्योंकि कॉग्निटिव ब्रेन डेवलप होगा तो ही लैंग्वेज डेवलप होगी। अब ब्रेन ही डेवलपमेंट नहीं है, अगर उसकी कॉग्निशन ही डेवलप नहीं है तो वो लैंग्वेज कैसे सीखेगा। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है कि पहले लैंग्वेज डेवलप होगी फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, मतलब वो पहले उसकी जो बात करना सीखेगा, इंट्रैक्शन सीखेगा। यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि पहले वो इंटरेक्ट करेगा किसी के साथ, इंटरेक्शन से वो सीखेगा कि आगे चीज़ें जो होती हैं कॉग्निटिवली, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर वो इंटरेक्शन से आएगी। अगर आपको ये लगे कि यहाँ दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो हमने क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना है। क्वेश्चन किसके ऊपर फोकस कर रहा है? वाइगॉट्स्की के ऊपर। तो अब आपने अपने तरीके से नहीं सोचना है, आपने वाइगॉट्स्की बन के सोचना है कि अगर आप वाइगॉट्स्की हो और वाइगॉट्स्की अगर इसमें से चूज़ करेगा तो वो कौन सा लेगा। तो ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने पहले ही कह दिया है कि सोशल इंटरेक्शन से ही सब कुछ होता है, तो वो कहेंगे कि ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, वो फैसिलिटेट करेगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। मतलब जब तक बच्चा पूछेगा नहीं क्वेश्चन तब तक उसको आंसर नहीं मिलेंगे, और उसको जब तक कोई समझाएगा नहीं तब तक उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होंगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब पहले लैंग्वेज डेवलप होती है फिर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में साथ साथ हेल्प करती है। तो दिस वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन जिसको हमने बहुत ध्यान से समझ के इसके आंसर को सेलेक्ट करा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार गलत हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि हम सारे ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ते, कई बार हम ध्यान नहीं देते कि बोलना क्या चाह रहा है, या हमें लगता है कि वो भी ठीक है वो भी ठीक है तो हम तुक्का मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग में कौन सी चीज़ हेल्प नहीं करती इनमें से?
पहली चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से क्या हमें लर्निंग होती है या नहीं होती है। जैसे कि आपका सिलेबस है, आप सीटेट के लिए पढ़ रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को, आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, उसके बाद आप अपने सिलेबस को स्टडी करते हो, फिर आप अपने लिए अप्रोप्रिएट बुक्स लेके आते हो, रिलेटेड वीडियोस ढूंढते हो, आप उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अपना टारगेट सेट करते हो। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हमने कब क्या करना है। तो ये चीज़ ऑब्वियसली हमारी लर्निंग में हेल्प करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बिल्कुल सही है, लर्निंग में हेल्प करता है। पर यहाँ पूछा है कौन सा हेल्प नहीं करता है, ठीक है। कैटेगराइजेशन का मतलब है कैटेगराइज कर देना। जैसे हम अपनी प्रायोरिटीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं चीज़ों को कि ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमने बाद में करना है। हम अपनी स्टडीज़ में कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि क्या चीज़ पहले पढ़नी है क्या बाद में। तो कैटेगराइजेशन करने से हमें हेल्प मिलती है बहुत बारी, ठीक है। कॉन्सेप्चुलाइजेशन का मतलब वही है, हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये बात तो शुरू से ही मैं बोलती आती हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको जो पढ़ाई करनी चाहिए उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट्स को समझो, ठीक है। लास्ट में लिखा है डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन। अब डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन कब यूज़ किया जाता है, जब कुछ चीज़ें हमें लगता है कि जब हम पढ़ रहे हैं और उसमें से कुछ चीज़ें हम हटा सकते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक तरीका होता है जो लर्निंग में हेल्प नहीं करता है। इट इज़ अ वे ऑफ टीचिंग, एक टीचिंग मेथड है जिसको हम डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन कहते हैं। ये लर्निंग में किसी तरीके से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो हमारा बेसिकली अप्रोच होनी चाहिए कि हम सारी चीज़ों को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें। लेकिन जब हम टीच करते हैं, टीचिंग में हम थोड़ा बहुत कहीं कभार कुछ चीज़ों को हटा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने बीच में ये वाले पॉइंट्स बोल दिए तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसको हटा दो। उसको बोलते हैं डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें से कुछ कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने नहीं बताया या कुछ चीज़ें आपने हटा दी हैं, कुछ ऐसी जो ज़रूरी नहीं है इतनी। तो ठीक है, वो टीचिंग के टाइम पे ठीक है, ठीक लगता है, पर लर्निंग के टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते और ये चीज़ हमें लर्निंग में भी कोई ज़्यादा मदद नहीं करती है। तो यहाँ पे आंसर आपका यही आएगा कि जो चीज़ हमारी लर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करती है वो है डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन, की चीज़ों को अपने कंटेक्स्ट से हटा के सोचना या उनको रिमूव कर देना, उसको हम डी कॉन्टेक्सचुलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हरसेल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक 5 साल का बच्चा है जो टी शर्ट फोल्ड करते करते अपने आप से बात कर रहा है। और जैसे बच्चे अपने आप से कभी कभार बात करते हैं, बोलते रहते हैं, हमेशा बड़े लोग उनकी बात सुनने के लिए अवेलेबल नहीं होते, लेकिन बच्चे फिर भी बात करते रहते हैं, तो वो चीज़ है। अब वो इनमें से कौन से स्टेटमेंट से मैच हो रहा है। पहला है जॉन पियाजे एंड ली वाइगोट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक नेचर ऑफ द चाइल्ड्स थॉट, कि जो ये जो नेचर है अपने आप से बात करना, कह रहे हैं कि पियाजे और वाइगोट्स्की इसको ईगोसेंट्रिक नेचर बोलते हैं। ईगोसेंट्रिक मतलब जो बच्चे सिर्फ अपने बारे में, बच्चों का एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है छोटे बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड में, जब वो ईगोसेंट्रिक होते हैं, उसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं, कि वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं चीज़ों को, वो अपने बारे में ही सोचते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि वो दूसरों की पर्सपेक्टिव नहीं सोच सकते। अभी इतना उनका कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप नहीं होती अर्ली चाइल्डहुड में कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को जान सकें, दूसरों की परसेप्शन को, तो वो सिर्फ अपने तरीके से ही चीज़ों को लेते हैं, तो उसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। तो क्या अपने आप से बात करना ईगोसेंट्रिज्म है? तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों ही बोल रहे हैं ऐसा, वाइगोट्स्की भी और पियाजे भी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, जॉन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज ईगोसेंट्रिक स्पीच वाइल वाइगोट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू रेगुलेट हर एक्शंस थ्रू पर्सनल स्पीच। अब यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया,
बोला कि चलो पियाजे तो इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच ही बोलते हैं, लेकिन जो वाइगॉट्स्की है वो इसको ईगोसेंट्रिक नहीं बोलते। वो ये कहते हैं कि जब बच्चा अपने आप से बात करता है तो वो एक तरीका है क्या रेगुलेट करने का, अपने एक्शंस को रेगुलेट करने का, अपने एक्शंस को रेगुलेट करता है पर्सनल स्पीच से। और इस चीज़ को वाइगॉट्स्की इनर स्पीच के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी में इनर स्पीच एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे ये चीज़ कही गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब थर्ड वाली भी पहले देखते हैं कि अगली स्टेटमेंट क्या है। जॉन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इमिटेट हर पेरेंट्स। क्या बच्चा इसीलिए अपने आप से बात कर रहा है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की कॉपी कर रहा है? इज़ द चाइल्ड ट्राइंग टू कॉपी हर पेरेंट्स, इसलिए वो बात कर रहा है? तो ऐसा तो नहीं है। बच्चे अपने आप से बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करते होते तो बहुत सारे एक्शंस वो कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दैट पर्सनल स्पीच से ही वो कॉपी करेंगे। और लास्ट स्टेटमेंट है जॉन पियाजे वुड एक्सप्लेन दिस एज सोशल इंटरेक्शन वाइल वाइगॉट्स्की वुड एक्सप्लेन दिस एज एक्सप्लोरेशन। तो सोशल इंटरेक्शन तो बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि वो अकेले ही बात कर रहा है, टॉक्स टू हरसेल्फ है। तो चाइल्ड इज आइदर अलोन और अकेले अपने आप से, हरसेल्फ मतलब अपने आप से बात कर रहा है, तो सोशल इंटरेक्शन तो ये हुई नहीं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गई। ये भी गलत हो गई क्योंकि वो कॉपी नहीं कर रहा है पेरेंट्स को। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन अब आपकी थ्योरीज का कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर आपको क्लियर है थ्योरी कि पियाजे ने क्या कहा था और वाइगॉट्स्की ने क्या कहा था, तो आपको तभी ये आंसर यहाँ पे समझ में आएगा। तो पियाजे ने कहा था कि ये ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है क्योंकि पियाजे ने ही बोला था कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, जबकि वाइगॉट्स्की ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वाइगॉट्स्की की थ्योरी क्या कहती है कि बच्चे इनर स्पीच करते हैं, अपने आप से बात करते हैं ताकि वो अपने एक्शंस को रेगुलेट कर सकें। तो थ्योरी पता होगी तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा, वरना आप इसमें आंसर में कंफ्यूज हो सकते हो। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि द टर्म ईगोसेंट्रिक इज अ कॉन्सेप्ट दैट ओरिजिनेटेड विद पियाजेस थ्योरी। तो ये कॉन्सेप्ट पियाजे की थ्योरी से आया था। अकॉर्डिंग टू पियाजे ईगोसेंट्रिक मतलब 3 से 5 साल का जो अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है हमारी, जिसको हम 2 से 6 भी बोलते हैं कई बारी, आपको 2 से 6 भी मिलेगा लिखा हुआ। उसमें चाइल्ड अज्यूम्स दैट अदर पीपल सी हियर फील एग्जैक्टली सेम एज द चाइल्ड डज। मतलब उसको, जो उस बच्चे को समझ में आ रहा है वही सामने वाले को भी समझ में आ रहा है। बच्चे को ऐसा लगता है कि जो उसको दिख रहा है वही सामने वाले को भी दिख रहा है, जो उसको फील हो रहा है। तो इसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं कि अपने तरीके से ही सोचना, कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वो भी सामने कोई और होगा तो वो भी ऐसे ही सोचेगा। ये चीज़ होती है ईगोसेंट्रिज्म, जो पियाजे ने कहा था। प्राइवेट स्पीच की बात करी थी वाइगॉट्स्की ने। अब प्राइवेट स्पीच कह लो चाहे इनर स्पीच कह लो, तो प्राइवेट स्पीच की बात करी थी जहाँ पे 3 तरह की स्पीच उन्होंने बताई थी। पहले है सोशल स्पीच, मतलब जब वो किसी और से बात करता है तो वो सोशल स्पीच हो गई। फिर होती है प्राइवेट स्पीच डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्व कॉग्निटिव फंक्शन, जो अपने आप की तरफ होती है। ठीक है, और साइलेंट इनर स्पीच होती है जो प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट, जो चुपचाप अपने आप से ही बच्चा बात कर रहा है और मतलब मन ही मन में जब वो बात करता है। तो सोशल स्पीच के अलावा ये दोनों जो स्पीचेस हैं ये आपकी पर्सनल स्पीच हो जाती है, और सोशल का मतलब हो गया किसी और से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वाइगॉट्स्की ने बताई थी कि ये डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब इसको उसी से रिलेट करो जो हमने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कि वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले लैंग्वेज डेवलप होगी तभी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि स्पीच के ऊपर फोकस ज़्यादा है, कि बच्चा पहले लैंग्वेज डेवलप करता है, धीरे धीरे वही चीज़ उसकी कॉग्निटिव फंक्शन में हेल्प करती है। चीज़ें आपस में रिलेट हो रही हैं क्योंकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर आप याद करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। आगे चलते हैं आप। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, the role of a teacher has to be।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या होता है, जहाँ पे जिसमें ये बताया होता है कि बच्चों को स्कूल एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें हमें करानी चाहिए, उसके अंदर उसके एकेडमिक से रिलेटेड उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सारी चीज़ें कवर होती है। तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को कैसा होना चाहिए, लर्निंग और डेवलपमेंट की थ्योरी से ही ये क्वेश्चन निकला है, क्योंकि अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्योंकि टीचर क्या है, बच्चे की लर्निंग में हेल्प करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो उसको कैसा होना चाहिए, अथॉरिटेटिव होना चाहिए। क्या अथॉरिटेटिव का मतलब है जो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से काम करवाता है, जिससे बच्चे डरते हैं, उस टाइप का अथॉरिटेरियन जो होता है, डरा के रखता है जो बच्चों को, तो ऑब्वियसली रॉन्ग है। क्या बहुत ज़्यादा परमिसिव होना चाहिए, परमिसिव का मतलब है हर चीज़ की परमिशन दे देना, कभी मना नहीं करना किसी काम के लिए। तो अब उसमें चाहे बच्चे गलत बोलें चाहे सही बोले, वो हर बार बच्चों को अप्रिशिएट करे, तो उसमें क्या होगा, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो बच्चा गलत चीज़ें भी सीख जाएगा, तो परमिसिव भी नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिव होता है कि आप खुद से बच्चों को चूज़ करने दे रहे हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो यही होता है कि सब अपने अपने तरीके से चूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी अगर हम देखें तो खुद से अगर बच्चे चूज़ करते हैं तो उनको फिर गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, कोई गाइडेंस तो चाहिए उनको, बिना गाइडेंस के तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो डेमोक्रेटिक होना अच्छी बात है, बट एक लिटिल अमाउंट ऑफ गाइडेंस इज रिक्वायर्ड एज पर वाइगॉट्स्की ऑल्सो, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। तो जो एक्चुअल आंसर है वो है फैसिलिटेटिव होना चाहिए, और टीचर को भी एक फैसिलिटेटर ही बोला जाता है, फैसिलिटेटर। तो जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, उसमें टीचर के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो फैसिलिटेटर वर्ड यूज़ हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि उसको फैसिलिटी यानी कि फैसिलिटेटिव होना चाहिए, मतलब उसको एक लर्निंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है। कंड्यूसिव का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जो उसकी लर्निंग में हेल्प करे, उसको गाइड करना है। फैसिलिटेटर क्या करता है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है बच्चे ताकि फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, बच्चे क्रिटिकली सोच सकें, क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करता है कि बच्चे क्रिएटिवली सोचें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब वो करता है, गाइड करता है, बच्चों को गाइडेंस देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है, फैसिलिटेटर करता है, उसी को फैसिलिटेट करना कहते हैं। तो सही आंसर आपका यहाँ पे फैसिलिटेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनका इंक्लूजन अगर हमें करना है तो इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। इस टॉपिक पे हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और इसके बारे में आज NEP में भी बहुत ज़्यादा बात करी हुई है, तो वो तो हम डिटेल में जाएंगे ही। पर एक क्वेश्चन एक बहुत मुझे यहाँ पे मिला था, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जिसके आंसर को करने के लिए, इसलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, स्पेशल नीड्स बच्चों को जब हम इंक्लूड करने की बात करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, नॉर्मल टीचिंग में, तो इन चारों में से क्या है वो इज़ एन अनरियलिस्टिक गोल। क्या वो अनरियलिस्टिक गोल है? क्या स्पेशल नीड्स बच्चे जो नॉर्मल दूसरे बच्चे होते हैं, क्या उनके साथ हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, उनके साथ नहीं एजुकेशन दे सकते? इज़ डेट्रीमेंटल टू द चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड। दूसरे बच्चों के लिए क्या ये ख़राब होगा अगर हम उनको स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ पढ़ाएं? विल इंक्रीज द बर्डन ऑन स्कूल। क्या इससे स्कूल का या टीचर का बर्डन इंक्रीज होगा अगर उनकी क्लास में सारे तरह के बच्चे होंगे, गिफ्टेड भी होंगे, टैलेंटेड भी होंगे, स्पेशल नीड्स बच्चे भी होंगे, तो अगर इस तरह का क्लासरूम होगा तो क्या उससे बर्डन बढ़ेगा? रिक्वायर्स चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू टीचिंग। इसके लिए हमें लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, कंटेंट को, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और किस तरह वो टीचिंग को अप्रोच करते हैं, किस तरह इस चीज़ को लेते हैं, किस तरह अप्रोच करते हैं, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है?
अब सारे ऑप्शन आप देखो, अनरियलिस्टिक गोल है, नहीं है, बिल्कुल अनरियलिस्टिक नहीं है। हमारा तो गोल ही यही है कि इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए, एंड विच इज़ नॉट अनरियलिस्टिक, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। डेट्रीमेंटल टू द चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड, क्या दूसरे बच्चों के लिए खराब है? बिल्कुल भी खराब नहीं है, ठीक है। उससे दूसरे बच्चे भी सेंसिटाइज होंगे उनके नीड्स की तरफ, इन बच्चों के नीड्स की तरफ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इंक्लूसिव एजुकेशन आपके स्कूल में अगर है तो। विल इंक्रीज बर्डन ऑन स्कूल, बर्डन नहीं बढ़ता है पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो बर्डन तो हम बोल ही नहीं सकते, बर्डन इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड, इट इज़ नॉट बर्डन, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर हो जाती है चीज़ों को। इसीलिए हमें एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, कंटेंट को और अप्रोच को। तो ये आंसर आपका डी पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन करनी है तो हमें चीज़ों को बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, अ टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम। एलिमेंट्री क्लासरूम मतलब छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें लर्निंग कैसे और अच्छी की कराई जा सकती है। पहला ऑप्शन, ऑफरिंग रिवॉर्ड्स फॉर स्मॉल स्टेप इन लर्निंग। छोटे छोटे स्टेप्स पे उनको बच्चों को रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड देने का मतलब है जैसे बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया तो टीचर ने उसको या तो क्लैपिंग करवा दी क्लास में, या बोला वेरी गुड, या कोई चॉकलेट दे दी। तो हर छोटे स्टेप पे जैसे बच्चा अच्छा करता जाए उसको रिवॉर्ड देते जाए टीचर, ठीक है। जैसे जैसे वो इम्प्रूव होता जाए उसको रिवॉर्ड मिलता जाए। दूसरा, एनकरेजिंग कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। आपस में स्टूडेंट्स के कंपटीशन को एनकरेज करें ताकि कंपटीशन की वजह से बच्चे लर्निंग ज़्यादा करें, ज़्यादा सीखें, क्योंकि उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी। तीसरा है ड्रिल एंड प्रैक्टिस, बार बार रटा मराना, बार बार उसको पढ़ाना, प्रैक्टिस कराना, रिपीटेशन कराते जाना। और लास्ट में कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उनको उनकी डेली लाइफ या रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना। जैसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल दे के पढ़ाते हैं कि ऐसे कोई कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, तो उससे जब उनकी खुद की बच्चों की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो चारों में से बेस्ट तरीका, एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है। अब इसमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ बार बार रिपीटिशन की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ है रिपीट कराओ रिपीट कराओ रिपीट कराओ, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कंपटीशन क्यों है, क्योंकि कंपटीशन नेगेटिव है टर्म। कंपटीशन से बच्चा सिर्फ दूसरे को पीछे छोड़ना या दूसरे से रेस में आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा। खुद क्या लर्न कर रहा है, उसकी खुद की क्या लर्निंग हो रही है, उस लर्निंग से उस बच्चे को क्या बेनिफिट होगा, वो लर्निंग उसकी डेवलपमेंट में कैसे काम आएगी, उसके ऊपर फोकस नहीं रहेगा। फोकस रहेगा दूसरे को हराने में, दूसरे स्टूडेंट को। तो ये बहुत नेगेटिव तरीका है कंपटीशन क्रिएट करना। हेल्दी कंपटीशन बोल तो दिया जाता है, बट वो हेल्दी कंपटीशन रहता नहीं है। वो एक्चुअली में एक दूसरे को पीछे पछाड़ने का तरीका बन जाता है, जिससे फोकस अपने से ज़्यादा दूसरे पे हो जाता है। तो रेदर देन दैट अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी लर्निंग पे, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये रॉन्ग हो गया। ये थोड़ा सा ठीक लगता है कि बच्चे को आप थोड़े थोड़े स्टेप्स के बाद आप उसको रिवॉर्ड दे दो, बच्चा सही बोल रहा है क्लैपिंग करा दो। मतलब जो बच्चे छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाए उनको रिवॉर्ड देते जाओ, करते जाओ। बट क्या रियलिस्टिकली आप इस बच्चे को किस तरह की हैबिट फॉर्म करवा रहे हो, किस तरह की हैबिट फॉर्म करवा रहे हो कि जब भी वो सही करेगा उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर ये हैबिट बच्चों को हो जाएगी तो ये वाले जो बच्चे हैं ये कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाएंगे। क्रिटिसिज्म मतलब मान लो बच्चे ने कोई गलती कर दिया और उस टीचर ने कुछ कह दिया, या बच्चे ने सही जवाब दिया और टीचर गलती से गुड बोलना भूल जाएगी, तो क्या हुआ, रिवॉर्ड नहीं दिया। और रिवॉर्ड नहीं दिया तो क्या हुआ, बच्चे ने छोड़ दिया लर्न करना कि मैम ने तो इस बार मेरी को कुछ बोला ही नहीं, मेरी तारीफ ही नहीं करी, इस बार कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला, तो फिर वो बच्चा नहीं सीखेगा। तो इट इज़ बिल्डिंग अ रॉन्ग हैबिट। तो इसीलिए लास्ट ऑप्शन जो आपका है, जो एक्चुअली में आप खुद भी अपने साथ रियलाइज़ करते होगे कि जब आप किसी चीज़ को रियल लाइफ एग्जांपल या अपने एग्जांपल्स के साथ, अपनी लाइफ के एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर देते हो तो वो चीज़ अपने आप ही आपको लर्न हो जाती है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे बच्चों को सिखाने के लिए।
नेक्स्ट है प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फियर। ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल लर्निंग की ही बात हो रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन की। कौन से एटमॉस्फियर में सबसे बेस्ट लर्न करेंगे? पहला एटमॉस्फियर क्या है? वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे आर फील वैल्यूड। दे फील दे आर वैल्यूड, जहाँ पे उनकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखा जाएगा, उनको पॉजिटिव फील करवाया जाएगा, उनको सिक्योर फील करवाया जाएगा, उनको सेफ फील करवाया जाएगा। ये सारी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखा जाएगा और उन्हें लगेगा कि उनकी वैल्यू है। दूसरा एनवायरनमेंट क्या है? वेयर दे आर मोस्टली हैप्पी एंड प्लेइंग गेम, जहाँ पे उनको खूब सारी गेम्स खेलने के लिए मिलेगी और वो बहुत खुश रहेंगे। तीसरा, वेयर टीचर इज अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स। अथॉरिटेटिव मतलब अगेन वही बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत गुस्से वाली है। डिक्टेट करना मतलब एक एक चीज़ बताती है क्या करना है क्या नहीं करना। और नेक्स्ट है वेयर द फोकस इज ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरीली कॉग्निटिव स्किल ऑफ रीडिंग राइटिंग मैथ्स। और ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे खाली फोकस किस पे है कि अपनी रीडिंग को मास्टर करो, राइटिंग को मास्टर करो, मैथ्स को तो बार बार रीडिंग कराते जाना ताकि वो रीडिंग में मास्टर बन जाए बच्चे, या राइटिंग कराते जाना, उनको कैलकुलेशंस कराते जाना। ये एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई के ऊपर बार बार वो फोकस हो रहा है। तो सबसे अच्छा एनवायरनमेंट आपको क्या लग रहा है, कौन सा होना चाहिए जब हम प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं? आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है, कौन से बच्चों की बात हो रही है। तो इस तरीके से तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। अथॉरिटेटिव होगा तो भी बच्चा डर के मारे तो आंसर दे देगा पर उसको लर्निंग नहीं होगी। पनिशमेंट से बचने के लिए ज़रूर लर्न कर लेगा पर उसकी नॉलेज गेन या डेवलपमेंट नहीं होगी। यहाँ पे बच्चा खुश बहुत रहेगा, ठीक है। क्यों खुश रहेगा? गेम्स खेलने के लिए मिल रही है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, खाली गेम्स ही खेल रहे हैं। फोकस उसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसको सिर्फ खुश रखने में हो रही है, और खाली खुश रह के ही सिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी बात की, रिवॉर्ड ही देते जाओगे तो कभी क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाओगे। तो हमेशा खुश रख के प्लेइंग गेम्स सिखाना मुश्किल हो जाता है। सबसे बेस्ट है कि आप उसकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखो, क्रिटिसाइज़ भी करो लेकिन पॉजिटिवली करो। जैसे रीइंफोर्समेंट हम कहते हैं जब हम पढ़ते हैं कंडीशनिंग के बारे में और हम बिहेवियरिज्म पढ़ते हैं, कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट करनी चाहिए जब हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर मॉडिफाई हो। और वो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हो सकती है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि आप बच्चे को ये बोलो कि उसकी इमोशनल नीड्स को आप तब हैप्पी या सेटिस्फाइड करो जब वो आपके अकॉर्डिंग जो है वो बिहेवियर मॉडिफाई करे या वो लर्निंग करे। तो बिना पनिशमेंट दिए रीइंफोर्समेंट करके और उसकी इमोशनल नीड्स का ध्यान रखते हुए, मतलब उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम दो, उसको पॉजिटिव सोचने के लिए एनकरेज करो, उसको सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दो जहाँ पे उसको लगे कि उसकी बात की वैल्यू, उसको बोलने का मौका दो। और अगर वो गलत भी बोले तो उसको प्यार से समझा के कि ये क्यों गलत है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इस तरीके से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव लर्निंग होगी रेदर देन उसको खाली गेम्स खेलने देंगे। तो योर करेक्ट आंसर इज दिस। Next one is which of the following is the most effective method to encourage conceptual development? Conceptual development कैसे encourage करी जा सकती है स्टूडेंट्स में? पहला, न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस और हेल्प। अब यहाँ पे ये ऑन देयर ओन वाली बात किसने कही थी? अगर हम आपको ध्यान हो कि पियाजे ने कहा था कि आप बस उनको एक एनवायरनमेंट दे दो जहाँ पे वो लर्न कर सकें तो वो अपने आप सीख जाएंगे। दूसरा कह रहे हैं गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल एंड एनकरेज देम टू यूज़ लॉजिक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दो और उनको लॉजिक यूज़ करने के लिए एनकरेज करो। तीसरा है रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज़ विद करेक्ट वन। मतलब अगर वो कोई गलत आइडिया देता है तो उसको गलत आंसर देता है तो उसको सही आंसर बताओ बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। और उनको बोलो ये सही आंसर है, इसको याद कर लो। गलत आंसर दे रहा है, किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया, आपने बोला नहीं ये गलत है, ये सही आंसर ये है, आप इसको याद करो।
लास्ट है imposing your own views and ideas on the student and eliminating their. टीचर अपने खुद के आइडियाज़ उसके ऊपर इम्पोज करे बच्चे पे, और बच्चे के आइडियाज़ को बोले अपना जो आइडियाज़ है उसको साइड में रखो, मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है. तो ऑब्वियसली दिस वन इज़ रॉन्ग. A teacher should not impose their own ideas. Rather, teacher should let the students brainstorm. मतलब brainstorming करने दे बच्चों को, सही गलत क्या है रिसर्च करने दे. तो ये तो रॉन्ग है. मेमोराइज इज ऑब्वियसली रॉन्ग. मल्टीपल एग्जाम्पल दे के समझाएं ताकि वो लॉजिक यूज़ करे, ये बिल्कुल ठीक है. और यहाँ पे ऑन देयर ओन वाला क्यों गलत लग रहा है, क्योंकि बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही है. दैट इज़ वाई फैसिलिटेटर्स आर देयर, ऑलवेज देयर. तो ठीक है, बच्चा करता है लर्निंग अपने आप, लेकिन आपको उसको गाइड तो करना ही है. तो योर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी दिस कि गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल. उनको एग्जाम्पल दे के समझाओ ताकि उसको वो अपने रिलेट कर सके अपनी लाइफ के साथ, एंड देन उनको एनकरेज करें लॉजिक यूज़ करने के लिए, साइंटिफिक माइंडसेट बिल्ड करने के लिए एनकरेज करें. नेक्स्ट, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास्ट द विंडो एंड सेज अ बर्ड. व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट चाइल्ड्स थिंकिंग. अगर कोई बच्चा एक कौवे को देख के कहता है एक बर्ड है, तो उससे क्या पता चल रहा है उसकी थिंकिंग के बारे में. अब यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है और तीनों के कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें से एक लेना है. फर्स्ट इज द चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज. चाइल्ड की कुछ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज हैं बर्ड से रिलेटेड. अ चाइल्ड हैज़ डेवलप कॉन्सेप्ट ऑफ द बर्ड. चाइल्ड को बर्ड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि बर्ड क्या होता है. The child has developed some tools of language to communicate the experience. अब चाइल्ड उसको जो वो सोचता है उसको बोलने के लिए, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए उसने लैंग्वेज के कुछ टूल्स हैं जो सीख लिए हैं. चाइल्ड की पहले से कुछ मेमोरीज हैं बर्ड से रिलेटेड कि बर्ड क्या होता है. उसको कुछ जैसे हम सीखते आते हैं, समझते आते हैं कि एनिमल, बचपन से एनिमल क्या होते हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, कुछ तो उसको याद है जो उसने बचपन से सीखा है, याद किया है कि बर्ड होता क्या है, जिसके विंग्स होते हैं, जो उड़ सकता है. कुछ मेमोरीज हैं. ठीक है. चाइल्ड हैज़ डेवलप कॉन्सेप्ट. उसको बर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 2 पंख होते हैं, हवा में उड़ता है, इसलिए इसे बर्ड ही है, एनिमल नहीं है. और उसको वो बोल पा रहा है, उसको पता है कि मुझे इस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट करना है, इसलिए तो वो बोल रहा है. सेज, वो बोल रहा है कि वो एक बर्ड है. दैट मीन्स ऑल 3 कंसेप्ट्स आर एकदम करेक्ट है. तीनों चीज़ें, तीनों स्टेटमेंट सही हैं. तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा A, B एंड C. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, द cephalocaudal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ द डेवलपमेंट प्रोसीड्स. अब ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, सीधा सीधा पूछा हुआ है कि cephalocaudal क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से cephalocaudal क्या होता है. ये कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लग रहा है कि बहुत इनडायरेक्ट या ट्विस्टेड है. सीधा आपको पता है कि cephalocaudal प्रिंसिपल हम किसको बोलते हैं. जब बच्चे की डेवलपमेंट हेड टू टो होती है उसको cephalocaudal बोलते हैं, और जब डेवलपमेंट जो होती है वो इनसाइड टू आउटसाइड होती है तो उसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं. प्रॉक्सिमोडिस्टल. तो ये 2 वर्ड्स हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. ठीक है. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए cephalocaudal का. नेक्स्ट, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन. क्यूज का मतलब होता है हिंट्स, हिंट देना. क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जब हम बच्चों को हिंट देते हैं, जब कुछ पढ़ाते हुए, आंसर पूछते हुए, जब उनकी लर्निंग में हेल्प करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं. मॉडलिंग, स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग. मॉडलिंग का मतलब होता है कॉपी करना, किसी को इमिटेट करना. तो ये तो नहीं हो सकता, कॉपी करना तो नहीं हो सकता. रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है बच्चे को रिवॉर्ड
रिवॉर्ड देना या उससे रिवॉर्ड छीन लेना, क्योंकि वो चीज़ याद नहीं कर रहा है जो बोला था, तो रिवॉर्ड देना या रिवॉर्ड ले लेना वापस। या फिर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि किसी भी बिहेवियर को रिपीट करना बार बार ताकि वो उसको याद हो जाए। आंसर आपका स्कैफोल्डिंग है, और ये किसने वर्ड दिया है? वाइगॉट्स्की ने ये वर्ड दिया है। तो सपोर्ट करना, हिंट देना, बच्चे को सपोर्ट करना जब ज़रूरत हो, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये किसने कहा था? वाइगॉट्स्की ने कहा था। ये कॉपी करके सीखता है, ये किसने कहा था? ये एल्बर्ट बेंड्यूरा ने बोला था कि बच्चे कॉपी करके सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है वो पैवलोव और स्किनर, जो आपके बिहेवियरिस्ट हैं, बिहेवियरिज्म में हम पढ़ते हैं, उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सपोर्ट करने को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिल्ड्रन आर करेक्ट? चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? और यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके, ये ABCD, और आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये इस तरीके से ऑप्शन है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको। ABD, BCD, ABCD और ABC, ये 4 ऑप्शन है। हम बाद में देखेंगे ऑप्शंस को, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ नॉलेज। पैसिव रेसिपिएंट्स मतलब बच्चे एक्टिव नहीं हैं, एक्टिवली नहीं सीख कर रहे हैं, वो आलसी हैं, पैसिव हैं। आप उनको बता दोगे तो वो सुन लेंगे, नहीं तो वो नॉलेज नहीं लेंगे, ना वो सीखेंगे, कुछ नहीं। अगर आप बोलोगे तो कर लेंगे। तो क्या बच्चे एक्टिव सीखर नहीं है, पैसिव रेसिपिएंट्स है नॉलेज के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा है कि बच्चे पैसिव नहीं, बहुत एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज है। स्टूडेंट्स आर एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, बिल्कुल है। कॉग्निटिव स्किल में आता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो धीरे धीरे डेवलप होता है, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। यस, दे आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। वो लॉजिक यूज़ करना सीखते हैं धीरे धीरे, हाइपोथेटिकल रीजनिंग सीखते हैं, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जिसे बोलते हैं। और साइंटिफिक, जब हम उनको रिसर्च मेथड से पढ़ाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ह्यूरिस्टिक मेथड से पढ़ाते हैं, तो वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स बनते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये ठीक है। अब जो हम कह रहे थे कि बच्चे जो है बहुत एक्टिव होते हैं, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, पर आपकी B, C और D स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारा आंसर यहीं पे है, B, C और D। दिस इज इट। तो फाइनली हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे, टू गिव यू एन आइडिया के हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन द टॉपिक विच वी हैव लर्नड। अब आगे जो हम टॉपिक करेंगे उसके भी साथ साथ क्वेश्चन जो है देखते जाएंगे, ताकि हमें समझ में आता रहे कि उस टॉपिक में हमें चीज़ों को किस तरह समझना है और किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप you have learned something in this video today, and for the next video keep watching. Please share and subscribe and do like my video. Thanks for watching.